सब्सक्राइब कीजिए लीगल गुरुजी चैनल को और दबाइए घंटे का बटन ताकि आप पाएंगे वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन। हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्रूरता के आधार पर तलाक किस प्रकार लिया जाता है और क्रूरता के आधार पर जो तलाक होता है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13(1) आईए के तहत होता है। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि क्रूअल्टी क्या होती है और क्रूअल्टी से तलाक लेने के लिए जो है क्या क्या रिक्वायर्ड एविडेंसेज चाहिए होते हैं कोर्ट्स में, और कौन कौन से मुख्य जजमेंट हैं जिनका यूज करके आप अपने केस को जीत सकते हैं। आइए देख लेते हैं कि क्रूरता के आधार पर जो तलाक है हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार किस प्रकार से लिया जाता है। ये जो है मैंने हिंदू मैरिज एक्ट के हिंदी और अंग्रेजी के जो सेक्शन है जिसमें जो रेलिवेंट पार्ट है उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर शेयर किया है, आप पढ़ सकते हैं। जिसके तहत हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) आईए जो कि इंग्लिश के एक्ट में सेक्शन है और 13(1) आई का जो कि हिंदी में सेक्शन है। तो आप किसी भी सेक्शन के तहत जो है हिंदी या अंग्रेजी के कोर्ट में पिटीशन लगा सकते हैं और क्रूरता के आधार पर तलाक अपने पार्टनर से मांग सकते हैं। तो जो क्रूरता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वैवाहिक जीवन में। अगर पति पत्नी एक दूसरे के साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं, सही तरीके से एक दूसरे को ट्रीट नहीं करते हैं और दोनों के बीच प्रेम नहीं रहता है, और तो एक आदमी दूसरे के व्यवहार के कारण कुढ़ता रहता है, तो उन दोनों का जो साथ रहना होता है, पार्टनर्स का साथ रहना जो होता है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उन्हें अलग होना पड़ता है या उनको जो है अलग हो जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 13(1) और ये आईए है आफ्टर द सोlemnization ऑफ द मैरिज ट्रीटेड द पेटिशनर विद द क्रूअल्टी, और इसी तरह 13(1) आई का दूसरे पक्षकार ने विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अर्जीदार के साथ क्रूरता का व्यवहार किया हो। इन दोनों आधारों पर जो है क्रूरता के आधार पर जो है तलाक मांगा जा सकता है। तो आइए अब हम देख लेते हैं हिंदू मैरिज एक्ट आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। ये यहाँ से आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपको कानूनी नॉलेज हो, क्योंकि कई बार क्या होता है वकील आपको बेवकूफ भी बना सकते हैं। तो खुद नॉलेज होना अच्छी बात है और आप इनको पढ़ के आप पेटिशनर इन पर्सन भी लड़ सकते हैं। ये जो लिंक है हिंदी के लिए और जो लिंक है इंग्लिश के लिए इसको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आप वहां से आसानी से हिंदू मैरिज एक्ट का लिंक पढ़ सकते हैं और रेलिवेंट सेक्शंस देख सकते हैं और दूसरे सेक्शंस भी देख सकते हैं जो आपके काम में आ सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं क्रूरता क्या है। तो एक्चुअल में पहले बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट की। उसमें क्रूरता की कोई भी परिभाषा नहीं दी गई, परंतु कई जजमेंट्स में इसकी परिभाषा जो है माननीय उच्चतम न्यायालय ने बताई है, हाई कोर्ट्स ने भी बताई है। तो एक मैं मुख्य जजमेंट आपके लिए लाया हूं जो आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है और जो है भी, जो वो जजमेंट है समर घोष वर्सेस जया घोष 2007 4 SCC 511। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्रूरता के बारे में बहुत गहराई से बताया और क्रूरता के बारे में कहा है कि जो मानव मन है और मानव व्यवहार बहुत ही जटिल है और मानव के मन और व्यवहार को एक परिभाषा में बांधना संभव नहीं है। जो किसी व्यक्ति के लिए क्रूरता है हो सकता है वह दूसरे व्यक्ति के लिए क्रूरता ना हो। क्रूरता का कंसेप्ट व्यक्ति के शैक्षिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक बैकग्राउंड पर निर्भर करता है। साथ ही साथ व्यक्ति के सामाजिक स्टेटस, रीति रिवाज, धर्म व रहन सहन पर निर्भर करता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मानसिक क्रूरता एक अवस्था है जो एक पार्टनर के मन में दूसरे पार्टनर के प्रति गहरा गुस्सा या क्रोध पैदा कर देती है जब लंबे समय तक पार्टनर सही तरीके से व्यवहार नहीं करता है, गाली गलौज करता है, नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो इसमें मेन पार्ट है लंबे समय तक। ठीक है, अगर कभी कभार कर दिया तो वो क्रूरता के दायरे में नहीं आता है। वो नॉर्मल एंड वियर टियर हर मैरिज लाइफ का रहता है जिसमें कभी कभार लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो वो सब क्रूरता के दायरे में नहीं आता। परंतु लंबे समय तक एक ही तरह का व्यवहार है जो दूसरे पार्टनर को के मन में जो है बहुत ही गुस्सा पैदा कर दे रहा है, तो वो क्रूरता के दायरे में आएगा। बीच बीच में मैंने अंग्रेजी लिखी हुई है जिसको आप पढ़ सकते हैं। मैंने उस जजमेंट का जो रेलिवेंट एक्ट पैरा नंबर 99, 100 और 101 समर घोष वर्सेस जया घोष का, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसको आप पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। जो चीजें मैंने अभी हिंदी में बताई थी वही वहां अंग्रेजी में लिखी हुई है। और फिर लिखा है कोर्ट ने, अपार्ट फ्रॉम दिस द कंसेप्ट ऑफ द मेंटल क्रूअल्टी कैन नॉट रिमेन स्टैटिक, इट इज बाउंड टू चेंज विद द पासेज ऑफ द टाइम, इम्पैक्ट ऑफ द मॉडर्न कल्चर थ्रू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड द वैल्यू सिस्टम etc. What may be mental cruelty now may not remain a mental cruelty after passage of the time or vice versa। मतलब कई कंडीशंस हैं जो
हो सकता है पहले के टाइम में मेंटल क्रूअल्टी होती हो, परंतु टाइम के साथ वो हो सकता है वो मेंटल क्रूअल्टी ना रही हो. देयर कैन नेवर बी एन स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला और फिक्स्ड पैरामीटर्स फॉर डिटरमाइनिंग द मेंटल क्रूअल्टी इन मैट्रिमोनियल मैटर्स. The prudent and appropriate way to adjudicate the case would be to evaluate it on its peculiar fact and circumstances while taking aforementioned factors in the consideration. मतलब कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है इसके लिए, और हर केस को अलग तरीके से कोर्ट को डील करना है, सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, फैक्ट के हिसाब से, एविडेंसेस के हिसाब से. तो अगर आपको लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ खुश नहीं है तो आप अपना केस लेके कोर्ट में जाइए, क्योंकि हर केस अलग है. क्रूअल्टी की कोई परिभाषा नहीं है. हो सकता है जो आपको लग रहा हो वो क्रूअल्टी के पैरामीटर में अब तक ना आया हो और आपको वो क्रूअल्टी दे रहा हो, तो कोर्ट आपको डिवोर्स दे सकता है. तो कोर्ट ने जो है इसमें गाइडेंस दी है और लिखा है, no uniform standard can ever be laid down for a guidance, yet we deem it appropriate to enumerate some instances of human behavior which may be relevant in dealing with the cases of the mental cruelty. The instances indicated in succeeding the paragraph are only illustrative and non-exhaustive. मतलब ये जस्ट एक गाइडलाइन है, मतलब इनको पत्थर की लकीर नहीं मान लेना है, इस तरह से कोर्ट ने लिखा है. On consideration of the complete matrimonial life of the parties, acute mental pain, agony and suffering as would not make possible for the parties to live with each other could come within the broad parameters of the mental cruelty. मतलब कोई भी चीज हो जिसमें मेंटल पेन और एगोनी, गुस्सा और जो भी है वो बहुत लंबे समय तक होनी चाहिए. On the comprehensive appraisal of the entire matrimonial life of the parties, it became evidently clear that the situation is such that wrong party cannot reasonably be asked to put up with such conducts and continue to live with the अदर पार्टी. मतलब एक रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, एक सिचुएशन होना चाहिए कि रॉन्ग पार्टी जो है उसको ये नहीं कहेगा कि तुम अब इन्हीं के साथ रहो. मतलब रॉन्ग पार्टी को उसके जीवन से, पार्टनर के निकालना ही पड़ेगा, अन्यथा बहुत कॉम्प्लिकेट हो सकता है मैटर. Mere coldness or lack of the affection cannot amount the cruelty. Frequent rudeness of the language, petulance of manner, indifference and neglect may reach such a degree that it makes a married life for the other spouse absolutely intolerable. क्या लिखा हुआ आप समझ सकते हैं, इसमें कुछ समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप पढ़ते रहिए. Mental cruelty is a state of mind, the feeling of the deep anguish, disappointment, frustration in one spouse caused by the conduct of the other for a long time may lead to a mental cruelty. A sustained course of the abusive, humiliating treatment, calculated torture, discommodate or render miserable life of the spouse. Sustained course of the abusive and the humiliating treatment calculated for the torture, discommodate, render miserable life of the spouse. Sustained unjustifiable conduct and behavior of the one spouse actually affecting physical and the mental health of the other spouse. The treatment complained of and resultant danger or apprehension must be grave, substantial and weighty. मतलब इस तरह का बिहेवियर हो सकता है दूसरे पार्टनर का कि भैया उससे कोई एक पार्टनर को खतरा पैदा हो जाए और उसके मन में डर पैदा हो जाए कि भाई अब मेरे साथ बहुत गलत हो सकता है, अगर मैं इसके साथ रहा तो हम डाइवोर्स के लिए जा सकते हैं. और ये बाकी चीजें लिखी हुई हैं, इसको आप पढ़ लीजिए, ज्यादा डीप में मैं नहीं जाऊंगा, आप आराम से पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं. और कोर्ट ने ये भी कहा है क्या क्या क्रूअल्टी नहीं है. Mere trivial irritations, quarrels, normal wear and tear of the married life which happens in day-to-day life would not be adequate for grant divorce on the ground of the mental cruelty. बाकी जो है ये यहाँ पर लिखे हुए हैं कुछ कुछ इंस्टेंस जो है क्रूअल्टी, उसको मैं आगे आपको हिंदी में समझाता हूँ. तो आइए देख लेते हैं कि समर घोष वर्सेस जया घोष के अनुसार किन किन घटनाओं के आधार पर जो है तलाक मांगा जा सकता है. पति अगर पत्नी की मर्जी के बिना और बिना किसी मेडिकल कारणों से नसबंदी कराता है, या पत्नी पति की सहमति के बिना किसी मेडिकल कारणों से नसबंदी या गर्भपात करवाती है, तो यह घटनाएं जो है जीवन साथी के प्रति क्रूरता मानी जाएगी. लंबे समय तक जीवन साथी से शारीरिक संबंध बनाने से इनकार मानसिक क्रूरता के दायरे में आएगा. लंबे विवाह के बावजूद बच्चे पैदा करने से इनकार करना मानसिक क्रूरता के दायरे में आएगा. भाई कई औरतें होती हैं आज की मॉडर्न, कहती हैं हमारा फिगर खराब हो जाएगा, बच्चे पैदा करेंगे, तो वो भी क्रूरता के दायरे में आएगा. लंबे समय तक पति पत्नी का दूर रहना, जब रिश्ता जुड़ने की कोई भी संभावना ना हो, तो यह भी पति या पत्नी के लिए मानसिक क्रूरता के दायरे में माना जाएगा. तो इससे भी मानसिक क्रूरता पैदा हो जाती है. जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से दूर रहता है तो दूसरे पार्टनर के प्रति जो है क्रूरता की भावना पैदा हो जाती है और इस आधार पर भी तलाक मांगा जा सकता है. तो आइए देख लेते हैं
अन्य क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं? आत्महत्या की धमकियां देना, मंगलसूत्र तोड़ देना, पति को कमरे में बंद कर देना और छोटे बच्चे की जीभ पर मिर्ची लगाना। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय नारायण गणेश दस्ताने वर्सेज सुचेता नारायण दस्ताने के अनुसार क्रूरता के दायरे में आते हैं। ये इक्विवेलेंट साइटेशंस लिखे हुए हैं, यहाँ से आप इस जजमेंट को ले सकते हैं। जजमेंट्स के जो है मैं सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको आसानी रहेगी। अगला जो ग्राउंड है या घटना है, पत्नी द्वारा पति के कार्यालय में झूठी कंप्लेंट करना। दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट शकुंतला कुमारी वर्सेज ओम प्रकाश घई के अनुसार क्रूरता के दायरे में आता है। झूठी कंप्लेंट चाहे वह पति के एम्प्लॉयर को हो या पुलिस को हो, क्रूरता के दायरे में आता है। ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट चंडोक वर्सेज चंडोक ऑन 26 अगस्त 1981 में कहा गया। दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट शकुंतला कुमारी वर्सेज ओम प्रकाश घई में भी एम्प्लॉयर को झूठी कंप्लेंट करना क्रूरता माना गया है। तो अगर आपका पार्टनर जो है आपके ऑफिस में कंप्लेंट करता है, भले वो पति हो या पत्नी हो, नॉर्मली देखा जाता है कि पत्नियां पति के ऑफिस में कंप्लेंट कर देती हैं कि पुलिस में कंप्लेंट करने के बाद भी। तो अगर वो झूठी है, तो सच्ची कंप्लेंट तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो कंप्लेंट झूठी है तो वो क्रूरता के दायरे में आएगा। इस आधार पर आप तलाक मांग सकते हैं अगर आपके पार्टनर ने कोई झूठी कंप्लेंट आपके ऑफिस में की है, तो ये बहुत बड़ा ग्राउंड हो सकता है डाइवोर्स के लिए। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय साधना श्रीवास्तव वर्सेज अरविंद श्रीवास्तव व दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय जय दयाल वर्सेज शकुंतला देवी के अनुसार जीवन साथी पर गैर महिला या पुरुष के साथ संबंधों के झूठे आरोप लगाना क्रूरता के दायरे में आता है। जैसे कई बार क्या होता है, पति पत्नी बहुत शक्की होते हैं, शक करते रहते हैं, कभी तेरा चक्कर है कई बार, तो वो सब भी है जो क्रूरता के दायरे में आता है। अगर ऐसा है तो आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए उस बात को, और उसके आधार पर आप डाइवोर्स मांग सकते हैं। की गई क्रिमिनल कंप्लेंट के कारण यदि पति को जेल में रहना पड़े तो न्यायालय द्वारा तलाक दिया जा सकता है, भले ही क्रूरता साबित ना हो। ऐसा इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट पूनम गुप्ता वर्सेज घनश्याम गुप्ता में कहा गया है। ये जजमेंट बहुत अच्छा है। अगर आप के खिलाफ कोई कंप्लेंट हुई जिसके कारण आप जेल में गए, तो जेल इस जजमेंट में साफ बताया गया है कि जेल में जाने के बाद जो है पति और पत्नी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तो इस आधार पर भी आपको तलाक मिल सकता है। इस जजमेंट को आप पढ़ लीजिए ध्यान से। पति द्वारा पत्नी को कहना कि मुझे तुम्हारी कंपनी पसंद नहीं है और तुम चाहो तो मेरे परिवार के सदस्यों के साथ रह सकती हो, यह पति के द्वारा पत्नी के ऊपर क्रूरता माना जाएगा। ऐसा राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट युधिष्ठिर सिंह वर्सेज श्रीमती सरिता में कहा गया है। तो कई बार क्या होता है कि लड़के की शादी करा देते हैं जबरदस्ती और लड़के का कहीं और चक्कर रहता है, तो वो पत्नी को इग्नोर कर देता है और बोलता है तुमको रहना है तो रहो और घर में मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, और बस वो खाली समाज को दिखाने के लिए शादी में रहता है। तो यह एक क्रूरता के दायरे में माना जाए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। कई बार क्या होता है, आपकी वाइफ जो है आत्महत्या की धमकियां देती है, तो वह भी क्रूरता के दायरे में आएगा। ऐसा पुष्पा रानी वर्सेज विजयपाल सिंह में कहा गया। और भी बहुत सारे जजमेंट है, मैंने एक एक बता दिया क्योंकि सारे जजमेंट यहाँ पर लिखना मेरे लिए संभव नहीं है। और क्रूरता से संबंधित एकाध घटना केवल तलाक का आधार नहीं होगी। जीवन साथी द्वारा ऐसी घटनाओं को लगातार दोहराया जाना चाहिए, ऐसा समर घोष वाले जजमेंट में भी कहा गया है। और ऐसा ही देखिए इस इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट विमलेश वर्सेज प्रकाश चंद शर्मा में भी कहा गया है। और जजमेंट के जो लिंक है आपको वीडियो और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं क्रूरता से संबंधित जो साक्ष्य हैं वो कैसे एकत्रित करें और साथ ही साथ उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो आजकल जो है जमाना है टेक्नोलॉजी का, तो टेक्नोलॉजी के जमाने में ज्यादा से ज्यादा ऑडियो वीडियो एसएमएस व्हाट्सएप चैट्स को साक्ष्य बनाने की कोशिश करें, कोई दिक्कत नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को जो है फाइल करने का कोर्ट में एक तरीका होता है, उसका मैं एक अलग से वीडियो भी आपको बना दूंगा, तो कोई उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य आजकल कोर्ट में बहुत ही बढ़िया एविडेंस है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों से संबंधित जो ओरिजिनल डिवाइस है, हो सकता है उसके अंदर आपका ऑडियो सेव हो, वीडियो सेव हो, एसएमएस सेव हो, व्हाट्सएप चैट सेव हो, तो उस डिवाइस को केस डिस्पोज होने तक संभाल कर रखे हुए साक्ष्यों की कई प्रतियां बना लें। तो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को कोर्ट में लगाते समय इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 65 के तहत सर्टिफिकेट जरूर लगाएं। ये सर्टिफिकेट जो है आप खुद बना सकते हैं, इसके लिए कोई एक्सपर्ट की राय लेने की जरूरत नहीं है। तो कई बार बिना 65 सर्टिफिकेट के भी काम चल जाता है अगर अपोजिट पार्टी आपके साक्ष्यों को एडमिट कर ले, लेकिन लगा दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये सर्टिफिकेट क्या होता है, कैसे होता है, इसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आई विटनेस हो तब भी बहुत अच्छा। घरेलू मामलों में परिवार के लोगों में पड़ोसियों को गवाह बनाया जा सकता है। अगर आपके पति पत्नी के बीच में कोई झगड़ा हो रहा है या पत्नी आत्महत्या की धमकियां दे रही, तो उसको आपके घर वालों ने तो देखा ही है, और हो सकता है कभी कभार पड़ोसी भी
पति पत्नी के झगड़ों को देख लेते हैं, तो उनको आप गवाह बना सकते हैं। और आई विटनेस होने का एक और भी फायदा है, अगर आपके एरिया में केस है और पत्नी दूसरे एरिया में केस ट्रांसफर कराना चाहती है, तो आप इस आधार पर केस को ट्रांसफर होने से रोक सकते हैं कि भाई मेरा आई विटनेस उसके एरिया में कैसे गवाही देने जाएगा, मैं तो केस हार जाऊंगा। तो ये एक बहुत अच्छा ग्राउंड होता है केस को ट्रांसफर होने से रुकवाने के लिए। तो दोस्तों, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको आइडिया लग गया होगा कि क्रूरता के आधार पर जो है तलाक किस तरह से लिया जा सकता है, कौन कौन सी इसकी मुख्य घटनाएं हैं और कौन किस तरीके से साक्ष्य बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल का उद्देश्य है लोगों में जो है लॉ की नॉलेज को क्रिएट करना, लॉ की नॉलेज की अवेयरनेस को लाना, ताकि आप खुद कोर्ट में जो है केस लड़ सकें। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।